नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। रगड़ के कारण उत्पन्न विद्युत होती है। वैसे एक्चुअल में ये जो रगड़ है वो दो कुचालक वस्तुओं के मध्य होती है। यदि आप दो कुचालक वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं, अर्थात उनके मध्य जब घर्षण होता है तो दोनों वस्तुएं ही आवेशित हो जाती है। जैसे एक जो वस्तु है वो हमारे पास में है रेशम का कपड़ा, दूसरी हमारे पास में है कांच की छड़। और जब दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे जैसे एक्चुअल में तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित होते हैं, जिससे कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है, जबकि रेशम के कपड़े पर उतना ही परिमाण का ऋणावेश आ जाता है और आवेश जहां है वहीं पड़ा रहता है। तो इस घटना को हम स्थिर विद्युत कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जब कोई व्यक्ति बालों में कंघी करता है तो कभी कभी किस विधि के द्वारा स्थिर विद्युत उत्पन्न होता है। तो देखिए, कंघी और बालों के मध्य घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के रूप में स्थिर विद्युत उत्पन्न हो जाता है। कंघी एक कुचालक वस्तु है, बाल भी कुचालक हैं, और जब कंघी बालों में से गुजरती है तो उनके मध्य घर्षण होता है और इस घर्षण के कारण से इलेक्ट्रॉन है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं और इसे ही हम स्थिर विद्युत कहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत कहा जाता है। क्लियर? इसी को ही हम स्थिर विद्युत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है, दोनों आवेशों में जिसकी वजह से अंतर होता है। तो देखिए, पहला जो इसमें गुण है कि आवेश का क्षेत्र, तो देखिए ये धनावेश भी उत्पन्न करता है और ऋणावेश भी क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश की मात्रा ये धनावेश और ऋणावेश दोनों की होती है, सामर्थ्य भी दोनों का होता है, लेकिन ध्रुवणता दोनों की अलग अलग होती है। धनात्मक आवेश की ध्रुवणता और ऋणात्मक आवेश की विपरीत होती है, तो ये दोनों ध्रुवणता भिन्न भिन्न होती है और उसी वजह से ही हम धनावेश और ऋणावेश को अलग अलग कर पाते हैं, उनमें विभेद कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हो जाती है, जिससे देखो कांच की छड़ से ये हमारे पास में एक कांच की छड़ है, ऐसे आप समझ लीजिए कि ये हमारे पास में इस तरीके से कांच की छड़ है और ये हमारे पास में इस तरीके से कोई कपड़ा है। क्लियर? अब जब हम दोनों को रगड़ते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहे हैं, तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इसके ऊपर धनावेश आ जाता है और रेशम के कपड़े के ऊपर ऋणावेश आ जाता है। तो देखिए, कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा है वो ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब दो पिंड आपस में एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं तो वे अर्जित करेंगे।
तो देखिए ये हमने क्लियर कर दिया है, दोनों के ऊपर समान परिमाण का, दोनों के ऊपर समान परिमाण का। जैसे ये हमारे पास में एक छड़ है, इस तरीके से एक छड़ है, और ये हो सकती है एबोनाइट की छड़ हो सकती है ये कांच की छड़ हो, और दोनों को भिन्न भिन्न, जैसे हम कांच की छड़ का ही एग्जाम्पल लें, और ये हमारे पास में रेशम का कपड़ा है, ये हमारे पास में क्या है, रेशम का कपड़ा। अब जब दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इसके ऊपर प्लस में क्यों चार्ज आता है, तो इसके ऊपर माइनस में क्यों चार्ज आएगा। इससे ये स्पष्ट हुआ कि एक के ऊपर जितना धनावेश आता है दूसरे पर उतना ही मात्रा में ऋणावेश आता है। तो देखो आवेश तो क्या होता है, असमान, देखिए समान और सजातीय आवेश गलत है। समान और विजातीय आवेश का परिमाण तो समान होता है लेकिन विजातीय आवेश होता है। तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस प्रकार वस्तु पर आवेशों का आधिक्य अथवा अभाव होगा, कि इनमें से क्या करें कि किसी वस्तु पर आवेश अधिक हो जाए या उसमें से कम हो जाए। तो देखिए जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु के ऊपर आवेश अधिक हो जाएगा तो दूसरी वस्तु के ऊपर कम हो जाएगा। तो रगड़ने से ऐसा हो सकता है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु आवेशित हो जाती है जब उसके पास असंतुलित आवेश होता है, इसका अर्थ क्या है। देखिए असंतुलित आवेश का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं। हमारे पास में एक उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु का मतलब है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों होती तो बराबर है, दोनों क्या होती है, बराबर, उतनी ही होगी प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या ये दोनों बराबर होती है उदासीन वस्तु में। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और कुल जो आवेश होता है वो शून्य होता है। तो देखिए असंतुलित होने का मतलब क्या होता है कि वस्तु में प्रोटॉन नहीं है, ऐसा इसका कोई अर्थ नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। वस्तु में इलेक्ट्रॉन नहीं, ये भी नहीं है। वस्तु में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शामिल है, इसमें उदासीन वस्तु होगी, असंतुलन की स्थिति नहीं होगी। वस्तु में बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन शामिल नहीं है, ये ऑप्शन सही होने वाला है। तो हमारे को यही पूछा है कि जब असंतुलित आवेश होता है तो इसका क्या मतलब होता है। असंतुलित आवेश का मतलब यही है कि वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, जो कि यहां पर ऑप्शन में नहीं दे रखा। फिर उसके पश्चात आता तांबा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो यहां से ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत रोधी है, कि इनमें से कौन सा एक विद्युत रोधी है। वैसे एक्चुअल में शुष्क हवा, हीरा और एबोनाइट तीनों ही विद्युत रोधी है। इसमें हमारे को यहां पर विद्युत रोधी के स्थान पर चालक पूछा जाता या सुचालक पूछा जाता तो ऑप्शन डी सही हो जाता, अन्यथा तीनों ही विद्युत रोधी तो तीनों ही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी आवेशित पिंड के संपर्क में लाए बिना ही किसी चालक को आवेशित करने की विधि कहलाती है। तो उसको हम स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं, कि आवेशित चालक को हम पिंड के संपर्क में लाए बिना ही उसको आवेशित कर देते हैं, तो उसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक चालक गोले को ऋणात्मक आवेशित किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए हमारे पास में यहां पर चालक गोला है, क्लियर,
और उसको हमने ऋणात्मक आवेश दिया है, तो आवेश संपूर्ण आयतन में एक समान वितरित हो जाता है। देखो चालक है तो आवेश केवल और केवल पृष्ठ पर रहेगा, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट देखें, आवेश गोले के केंद्र पर अवस्थित होता है, ये भी गलत है क्योंकि आवेश सिर्फ और सिर्फ उसके पृष्ठ के ऊपर ही मौजूद रहेगा। आवेश गुरुत्व के कारण गोले के तल में स्थित होता है, तो गुरुत्व का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि आवेश बहुत ही कम द्रव्यमान वाला पार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा। तो यहाँ पर अंतिम ऑप्शन देखिए कि आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमें सही स्टेटमेंट ही यहाँ पर देखना है, छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक कप में 250 ग्राम जल है। ये कप है, कप में जल में उपस्थित धनात्मक आयनों आवेशों की संख्या क्या होगी? धनात्मक आवेश की मात्रा पूछी है, संख्या की बजाय यहां पर मात्रा होना चाहिए, धनात्मक आवेश की मात्रा। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि जल, जिसको हम H2O से लिखते हैं, का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 18 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। अणुओं की संख्या, क्योंकि 18 ग्राम जो जल होता है वो 1 मोल के बराबर होता है, और 1 मोल में 0.6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल होंगे। तो यहां पर 1 ग्राम जल में अणुओं की जो संख्या है वो 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 होगी। हमें एक कप में पूछा है, 250 ग्राम जल के अंदर पूछा है। 250 ग्राम जल के अंदर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 250, 250। तो ये हमारे पास में अणुओं की संख्या आ गई है। अब एक अणु में प्रोटॉन, एक अणु में धनावेश, देखो एक अणु में धनावेश कितना होगा? एक अणु के अंदर 10 प्रोटॉन और एक प्रोटॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। तो 250 ग्राम जल में धनावेश कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 18। और यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इसका फाइनल जो आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। और देखिए 1.34 इंटू 10⁻7 कूलाम हमें प्राप्त होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऊन के साथ रगड़े गए किसी पॉलीथीन के टुकड़े में 6 गुणा 10 की घात -7 कूलाम का ऋणावेश है। ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, जब पॉलीथीन और ऊन दोनों को आपस में रगड़ा गया तो जो आवेश है, आवेश की मात्रा है, ऋणावेश के रूप में प्राप्त हुआ 6 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q अपॉन में E आ जाएगा 6 इंटू 10⁻7 अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। और यहां से 6 को हम 60 अपॉन 16 इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3.12, 12 के अंदर भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7 बार में 5 बार में गुणा 10 की घात 12। तो ये हमारे पास में ऑप्शन डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सेकंड में
एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित होते हैं तो दूसरे पिंड पर एक कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय क्या होगा। तो यहां पर आप ध्यान दें कि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 की घात 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश स्थानांतरण में लगा समय, आवेश स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण में लगा समय, यह है 1 सेकेंड। हमारे को चाहिए यहां पर 1 कूलाम, तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में लगा समय, तो 1 बट्टे में हमारे पास में आ जाएगा यहां से 1.6 गुणा 10 की घात -10 सेकेंड, और इसे हम 10 की घात 10 बट्टे में 1.6 सेकेंड भी पुट कर सकते हैं। और यदि मैं इसको वर्षों में कन्वर्ट करूं तो 10 की घात 10 बट्टे में 1.6 तो है ही, अब एक वर्ष में जितने सेकंड होते हैं उसका भाग लगा देता हूं, 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो अब ये कन्वर्ट हो गया है वर्ष में, और जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो 198 हमें मिलने वाला है, 198 वर्ष का समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इलेक्ट्रॉन की वह संख्या क्या होगी जिसे किसी उदासीन सिल्वर डॉलर को प्लस 2.4 कूलाम का आवेश प्रदान करने के लिए उससे निकाला जाना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हमें पूछा है। हमें जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne, यहां पर N की वैल्यू पूछी है, Q का मान हमें दे रखा है, E हम जानते ही हैं। देन हमें देखिए क्या मिल जाएगा, 1.5 गुणा 10 की घात 19 हमें प्राप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक सिक्का एल्यूमिनियम का बना है तथा उसका भार 0.75 ग्राम है, इसकी आकृति वर्गाकार है, इसका विकिरण 17 मिलीमीटर मापा गया है, यह विद्युत उदासीन है तथा इसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों की मात्रा समान है, तो इन आवेशों का परिमाण होगा। तो देखिए धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का हमें परिमाण पूछा है कि इस सिक्के के अंदर कितना धनावेश होगा या कितना ऋणावेश होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम का हमें जो परमाणु द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है 26.98 ग्राम में एल्यूमिनियम के परमाणु में, एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या हमारे पास में अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। क्लियर? तो यहां से हमें 1 ग्राम में एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या मिल जाएगी 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 26.98, और यहां से हमें फाइंड आउट करना है 0.75 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.75 अपॉन 26.98। अब देखो ये हमें मिल चुका है परमाणुओं की संख्या, और एक परमाणु में धनावेश, तो धनावेश जितना धनावेश होता है उतने ही परिमाण का ऋणावेश होता है। तो इसको आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन के जो आवेश हैं उससे गुणा कर देंगे, और इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं उससे भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें देखिए एल्यूमिनियम के अंदर परमाणु क्रमांक 13 और 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का आवेश होता है। तो देखिए यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर प्राप्त होगा 3.47 इंटू 10⁻4 कूलाम हमें मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए
कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 4 × 10⁻20 परमाणु है, यदि ठोस के प्रत्येक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो 1 ग्राम में ठोस द्वारा प्राप्त किया गया आवेश क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि 1 केजी में परमाणु, 1 किलोग्राम में परमाणु हमें दे रखे हैं 4 × 10⁻20। इसका मतलब हो गया 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में। तो हमें चाहिए 1 ग्राम में परमाणु, 1 ग्राम में परमाणु, तो 4 × 10⁻20 बट्टे में 1000, तो परमाणु की संख्या 4 × 10⁻17 होगी और प्रत्येक परमाणु में से 1 इलेक्ट्रॉन हटाया गया है, तो आवेश, सारे परमाणु हैं 4 × 10⁻17 और इतना आवेश एक परमाणु में से हटाया जा रहा है, तो टोटल कितना आवेश हटाया जा रहा है 6.4 × 10⁻² कूलम। देन यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कूलम का नियम दो आवेशों एवं उनके मध्य की दूरी में संबंध को, विद्युत बल को इस प्रकार से वर्णित करते हुए बताता है कि विद्युत बल आवेशों के योग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो गलत है ये। आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी गलत है क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। देखो यहां तक तो सही है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत है। अंतिम स्टेटमेंट देखिए, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन विद्युत बलों के बारे में सही है। तो विद्युत बल, देखो जो विद्युत बल है वो विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, सजातीय आवेश आकर्षित होते हैं, ये गलत है। विजातीय आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, ये भी गलत है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा विद्युत बल दुर्बल होता है, ये गलत है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो सबसे दुर्बल होता है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश तीसरे प्रकार के आवेश को उत्पन्न करने के लिए संयोजित हो सकते हैं, ये भी गलत है। तीसरा प्रकार का आवेश होता ही नहीं है, दो ही होते हैं आवेश। तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कूलम के नियम में नियतांक के निर्भर करता है। कूलम के नियम के अंदर जो नियतांक के होता है वो किस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माध्यम की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है और मात्रकों की पद्धति के ऊपर भी डिपेंड करता है। के इक्वल टू होता 1/4πε0। तो यहां से ये माध्यम की प्रकृति और मात्रकों की पद्धति दोनों के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन से कथन में स्थिर विद्युत एवं गुरुत्वाकर्षण बलों के मध्य समानता नहीं दर्शाता। दोनों में क्या, ये गुरुत्वाकर्षण है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए कि समानता नहीं दर्शाता। तो देखिए दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ये समानता है। दोनों बल बहुत अधिक लंब दूरियों तक प्रभावी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए दोनों बल संरक्षित प्रकृति के होते हैं, ये भी सही है। हमें समानता नहीं दर्शाने वाला पूछा है। दोनों बल प्रकृति में सदैव आकर्षित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तो आकर्षण प्रकृति का होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के साथ में जो विद्युत बल है वो आकर्षण प्रकृति का नहीं होता, तो ये दोनों में समानता नहीं होती। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायु में 20 सेमी की दूरी पर रखे 1 × 10⁻7 कूलम एवं 2 × 10⁻7 कूलम आवेशों वाले दो छोटे आवेशित गोलों के मध्य कितना बल लगेगा। तो देखिए दोनों आवेशों की वैल्यू हमें दे रखी है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर दे रखी है। F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वेयर। तो 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का जो मान है वो है 1 गुणा 10 की घात -7। Q2 का मान देखिए 2 गुणा 10 की घात -7, 2 गुणा 10 की घात -7। स्मॉल आर की वैल्यू है 20 सेमी, तो 0.20 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वेयर। यहां से देखिए 9 गुणा 2 गुणा 10 की घात, यहां से माइनस की रह जाएगी 5, फिर बट्टे में 0.2 गुणा 0.2 गुणा, या आप इसको 2 कर देते हैं, इसको 10 की घात -3 गुणा 10 की घात -3 कर लेते हैं। तो 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया। 9 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे 4.5 और 10 की घात 1 रह जाएगी, ऊपर जाएगी तो वैसे ही प्लस की 1 होनी चाहिए थी। चलिए यहां पर ऑप्शन में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 10 की घात -3। देखिए जब हम 10 की घात यहां पर माइनस में 2 कर देते हैं, 10 की घात यहां पर माइनस में 2 कर देते हैं तो पॉइंट हट जाएगा, फिर बाद में दोबारा पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए अब दोबारा इसको एक बार सोल्व करेंगे। तो 9 गुणा 2 गुणा 10 की घात -5, यह आ जाएगा हमारे पास में 2 गुणा 2 गुणा 10 की घात -1 गुणा 10 की घात -1, तो 4.5 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन रह जाएगा। तो ये ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो 3.0 गुणा 10 की घात -15 मीटर दूरी द्वारा पृथक होते हैं, तो उस स्थिर विद्युत बल का परिमाण क्या होगा जो प्रत्येक प्रोटॉन अन्य पर आरोपित करता है। तो देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है, दोनों आवेशों की वैल्यू हमें पता है क्योंकि दोनों ही क्या है, प्रोटॉन है। तो 9 गुणा 10 की घात 9 Q1, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19। Q2 भी है 1.6 गुणा 10 की घात -19, और R 3 गुणा 10 की घात -15 का स्क्वेयर। तो यहां से हमारे पास में 9 गुणा 10 की घात 9, 1.6 गुणा 10 की घात -19 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात -19 बट्टे में आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात -15 इंटू 10 की घात -15। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। 1.6 को 1.6 से गुणा करेंगे तो 2.56। अब 10 की घातें देख लीजिए, 10 की घातें बट्टे में है माइनस की 30, ऊपर जाएगी तो प्लस की 30, प्लस की 30 और 9 हो जाएगी प्लस की 39 और माइनस की 38, तो 10 की घात 1 रह गई है। तो इसको हम 25.6 न्यूटन पुट कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 विद्युत रोधी, देखिए क्वेश्चन को देखें कि 2 विद्युत रोधी आवेशित धात्विक गोले P एवं Q के केंद्र 60 सेमी की दूरी पर एक दूसरे से पृथक हैं। P एवं Q की त्रिज्याएं पृथक्करण की दूरी की तुलना में नगण्य हैं। यदि प्रत्येक पर आवेश 3.2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम हो तो स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण का परस्पर बल क्या होगा। देखिए यहां पर दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, दोनों आवेशों का मान हमें दे रखा है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 9 गुणा 10 की घात 9, 3.2 गुणा 10 की घात -7 का होल स्क्वेयर, और R की जो वैल्यू है वो है 60 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वेयर। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलने वाला है, 9 गुणा 3.2 गुणा 3.2 गुणा 10 की घात -5
अपॉन 6 गुणा 6 गुणा 10 की घात -1 इंटू 10 की घात -1। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलने वाला है, देखिए कि इसमें ये 3 बार में, इसमें ये 2 बार में, 2 का भाग इसमें जाएगा तो 1.6, 3 का इसमें जाएगा तो 2 बार में, 2 का इसमें जाएगा तो ये भी 1.6, 1.6 को 1.6 से गुणा करेंगे तो 2.56 गुणा 10 की घात, देखिए आप यहाँ पर टोटल कितनी रह जाएगी हमारे पास में, -3 रह जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 बिंदु आवेश +3 माइक्रोकुलाम एवं +4 माइक्रोकुलाम 10 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि प्रत्येक को -6 माइक्रोकुलाम अतिरिक्त आवेश दे दी जाए तो नया बल क्या होगा। देखिए पहले तो हमें यहां से इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कंसीडर करनी होगी। तो चलिए F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², तब तो F है, क्लियर। अब नया जो बल है वो क्या हो जाएगा, K Q1 डैश Q2 डैश। तो यहां से जो Q1 डैश है वो Q1 प्लस माइनस में 6 माइक्रोकुलाम है, तो Q1 की जो वैल्यू है वो है 3 माइक्रोकुलाम, और 3 माइक्रोकुलाम माइनस 6 माइक्रोकुलाम, तो यहां से ये माइनस की 3 माइक्रोकुलाम रह गई। दूसरा जो आवेश है वो है Q2 डैश, ये जो है आवेश है वो कितना है, प्लस में 4 माइक्रोकुलाम, प्लस में 4 माइक्रोकुलाम, और इसमें ऐड हो गया माइनस का 6 माइक्रोकुलाम। देन यहां से ये आ गया माइनस का 2 माइक्रोकुलाम। पहले इन दोनों आवेशों का जो गुणा था वो 12 था, अब इन दोनों आवेशों का गुणा है वो 6 है। तो नया जो मान है वो पहले वाले का आधा प्राप्त हो रहा है, 10/2 मतलब 5 न्यूटन। आप कैलकुलेशन करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण का अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास में स्थिर विद्युत बल F E से लिख दूं मैं, और गुरुत्वीय बल को हम F G से लिख दें। अब यहां पर F E की वैल्यू होती है K Q1, Q1 यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q2 यहां पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन बट्टे में R² अपॉन कैपिटल G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बट्टे में R²। देखिए इन सब की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। K का जो मान होता है वो 9 गुणा 10 की घात 9, R² से R² कैंसिल हो ही गया। QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 -19, 1.6 गुणा 10 की घात -19 ही QP की वैल्यू है। G जो कि गुरुत्वीय नियतांक होता है 6.67 इंटू 10 -11 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 -31, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.66 इंटू 10 -27, और जब यहां से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर मिलने वाला है 2.3 इंटू 10 39। तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में जो विद्युत बल का परिमाण होता है वो काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वायु में एक छोटे गोले के -0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण 0.2 माइक्रोकुलाम आवेश के एक दूसरे छोटे गोले पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल 0.4 न्यूटन है, तो दोनों गोलों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए छोटे गोले पर आवेश के कारण से
एक दूसरे छोटे गोले पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल, हमें दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस पूछी, तो F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहां से आर स्क्वेयर बराबर हम पुट कर सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन F। K की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 की जो वैल्यू है वो हमारे को दे रखी है, परिमाण हम लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, तो 0.4 गुणा 10 की घात -6। Q2 की जो वैल्यू है वो 0.2 गुणा 10 की घात -6 बट्टे में F की वैल्यू 0.4, तो 0.4 से 0.4 कैंसिल हो जाएगा और 9 को 0.2 से गुणा करेंगे, तो देखिए ये हमारे पास में 9 गुणा 0.2 की बजाय मैं इसको 2 कर देता हूं, एक यहां से 0 हम इसका उधार ले लेंगे, गुणा कितना रह गया 10 की घात, प्लस में 8 रह गया और माइनस में 12, तो 10 की घात माइनस का 4 रहेंगे, ये आर स्क्वेयर बराबर है। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणा 1.414 गुणा 10 की घात -2, इसको इससे गुणा करेंगे तो 4.242 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ये हमें मिलने वाला है। दोनों गोलों के बीच की डिस्टेंस हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई त्रुटि की होगी। यहां पर केवल फर्क ये आ रहा है 10 की घात -3 आ रहा है, तो इसको हम 42.4 करके 10 की घात -3 कर सकते हैं, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी दिए गए कूलाम बल के कारण किसी इलेक्ट्रॉन का त्वरण 2.5 गुणा 10 की घात 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो समान बल आरोपित करने पर किसी प्रोटॉन के त्वरण का परिमाण लगभग क्या होगा। देखिए हमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों के बीच लगने वाला बल है वो सेम दे रखा है, बल हम लेकर चल रहे हैं F और F बराबर होता है ma। यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो AE की जो वैल्यू है वो हमें 2.5 गुणा 10 की घात 22 हमें दे रखी है, क्लियर। और जब आप यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन लेकर चलते हैं तो AP की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को एक बार बराबर पुट कर दीजिए, AP की वैल्यू हम निकालेंगे, तो MP AP बराबर ME AE, तो AP बराबर आ गया है ME AE बट्टे में MP। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 द पावर -31, ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण 2.5 गुणा 10 की घात 22, मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10 द पावर -27, और जब यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर प्राप्त होने वाला है 1.5 इंटू 10 द पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि परस्पर आकर्षण से उत्पन्न विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के लिए त्वरण क्या होगा जब एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। देखिए दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस यहां पर दे रखी है और उनमें उत्पन्न एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें यहां पर पूछी, तो पहले तो हम इन दोनों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात कर लेते हैं। तो F बराबर हमारे पास में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो 9 गुणा 10 की घात 9, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 द पावर -19, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 द पावर -19, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है हमें एक एंगस्ट्रॉम दे रखी है 10 द पावर -10 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर, तो देखिए यहां से 9 इंटू 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56
अब देखिए 10 की घात कितनी रह गई हमारे पास में, बट्टे में 10 की घात -20 है, ऊपर जाएगी तो प्लस में 20, और प्लस में 20 से 10 की घात माइनस प्लस में 9 भी पड़ी है तो प्लस में 29 हो गई है, तो 29 से माइनस की 9 रह जाएगी, 10 की घात -9। यहां से अब भी इसको गुणा कर लेते हैं, 9 को इससे गुणा करेंगे 54, 45 और 5 हो गया 50, 18 और 5 हो गया 23, ये आ गया हमारे पास में इतना न्यूटन। अब F बराबर होता है ma, और यदि यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्ञात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ले लीजिए 23.04 गुणा 10 की घात -9, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31, और 23.04 के अंदर जब हम 9.1 का भाग लगाएंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में हमें 2.5 दे रखा, मैं 2.5 कर देता हूँ, 2.5, और 10 की घात -31 ऊपर जाएगी तो प्लस में 31, और 31 में से घटाएंगे तो ये आ गया हमारे पास में प्लस में 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो आप एक यहीं से आप पहचान लेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। वैसे हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो F बट्टे में मास ऑफ प्रोटॉन, यहां से 23.04 गुणा 10 की घात -9, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल है 1.66 इंटू 10⁻27, और यहां से जब हम 23.04 के अंदर 1.66 का भाग लगाएंगे देन हमें यहां पर देखिए ये 14 पॉइंट कुछ मिलेगा। ठीक है, गुणा 10 की घात 18, क्योंकि 27 हो जाएगी प्लस में 27 प्लस में 28 रह जाएगा, तो 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको हम पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो आवेश Q एवं -3Q को d दूरी पर एक दूसरे से पृथक अक्ष पर रखा गया है। एक तीसरे आवेश Q को कहां रखा जाए कि ये किसी भी प्रकार के बल को अनुभव न करे, मतलब वो संतुलन की स्थिति में रहे। देखिए एक बार इस डायग्राम को जरूर समझ लें कि हमारे पास में यहां पर एक आवेश है और यहां पर एक अन्य आवेश है। यहां वाला जो आवेश है वो है प्लस में Q के बराबर, और यहां वाला जो आवेश है वो माइनस में 3Q के इक्वल है। ये चलिए एक बार दोबारा लिखता हूं, ये माइनस में 3Q के इक्वल है। आप यहां देखेंगे कि 2Q को रखना है, कहां किसको रखना है 2Q को, इसके पास में रखेंगे तो निकाय, जैसे मान लीजिए कि यहां पर रख दिया मैंने इस बिंदु के ऊपर, तो यहां पर रखेंगे तो 2Q के ऊपर इसके द्वारा प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसके द्वारा आकर्षण बल लगेगा। जो निकाय है वो संतुलन की स्थिति में नहीं रह सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं रह सकता। तो हम क्या करें, जो आवेश परिमाण में छोटा होता है उसके नजदीक रखेंगे। ये मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था, और मैं यहां पर 2Q को रख रहा हूं, यहां पर इसके पास में ही 2Q को हम रखने वाले हैं। तो ये हम यहां पर ये 2Q आवेश रख रहे हैं प्लस में, तो इस पर प्लस वाले आवेश की वजह से इधर बल लगेगा और माइनस वाले की वजह से इधर लगेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कुल बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हमारे को यही ज्ञात करना है कि भाई इस को कहां रखें, ये शून्य बल का अनुभव करें। एक तीसरे आवेश 2Q को कहां रखें कि किसी प्रकार का ये बल अनुभव ना करें। तो हम यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं a कंसीडर कर लेता हूं कि a दूरी पर, तो इस a की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो इनके बीच में लगने वाला जो टोटल बल है वो आ जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, संतुलन की स्थिति में ये 0 हो जाएगा, और F1 वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस F2 वेक्टर,
इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि F1 का परिमाण और F2 का जो परिमाण है वो बराबर होगा। और उस कंडीशन में देखिए, जब दोनों बराबर होंगे तो इसको हम क्या पुट कर देंगे, K 2Q इंटू क्यू बट्टे में A स्क्वायर बराबर K 2Q इंटू 3Q बट्टे में ये वाली जो डिस्टेंस है ये D है, तो A प्लस डी का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें इस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ से K से K भी हो जाएगा, 1 2 से 1 2 भी हो जाएगा। अब यहां से हम दोनों तरफ से अंडरूड कर दें तो 1/a बराबर आ जाएगा अंडरूड 3 में a प्लस डी। और यहां से ये आ गया a प्लस डी बराबर अंडरूड में 3a। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडरूड 3 - 1 इंटू a बराबर d। और यहां से डी ए बराबर, तो कोई सही ऑप्शन हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। चलिए फिर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। वैसे ऑप्शन में यदि ये होता तो इसका आंसर ये हो जाता, हालांकि ये आंसर नहीं है तो इसको हम इससे गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो देखिए हमारे पास में अंडरूट 3 प्लस 1d, तो अंडरूट 3 प्लस 1d और यहां से हमारे पास में 2 निकल जाएगा, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि विचार कीजिए कि एल भुजा के किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर आवेश Q, Q एवं माइनस Q स्थित है, तो प्रत्येक आवेश पर कार्यरत बलों का योग क्या होगा। देखिए हमें समबाहु त्रिभुज दे रखा है और उनके शीर्षों पर मौजूद आवेश भी हमें दे रखे हैं और उन पर कार्यरत बलों का योग हमें यहां पर पूछा है। क्लियर करते हैं इसको। तो देखिए यहां पर ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है और इसमें हम इन भुजाओं इन शीर्षों के नाम देते हैं ए बी और चलिए ये है बी और ये है सी। बी के ऊपर आवेश रखा हुआ है प्लस में Q, सी पर भी प्लस में Q और ए पर रखा हुआ है माइनस में Q। क्लियर। और इसकी भुजा ये L है, ये भी L है और ये भी L है। तो यहां से आप ध्यान दें कि ए के ऊपर बी के ऊपर लगने रखा हुआ जो आवेश है उस पर लगने वाला बल किधर होगा, तो सी की वजह से इधर होगा, ठीक है, और ए की वजह से इधर होगा। हालांकि इसको मैं कह दूं एफ बी, इस पर लगने वाला जो टोटल बल है एफ बी सी के द्वारा बी पर, और ये हो गया एफ बी ए, ठीक है। और इसके ऊपर बल लगेगा एफ सी बी और इस पर बल लगेगा एफ सी ए। क्लियर। इसी प्रकार से एक के ऊपर एक बल इधर काम करेगा, तो यहां पर जो काम करने वाला बल है वो है एफ ए बी और इधर एक बल काम करेगा वो हो जाएगा एफ ए सी। हमें यहां पर इन तीनों आवेशों पर लगने वाले टोटल बल, इस आवेश पर लगने वाला बल, इस आवेश पर लगने वाला बल और इस आवेश पर लगने वाला बल पूछा है। तो देखिए यहां से मैं आपको क्लियर कर दूं कि एफ ए बी और एफ बी ए दोनों बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार से एफ बी सी और एफ सी बी दोनों ये भी परिमाण में बराबर होंगे, इनकी डायरेक्शन ही अपोजिट है। इसी प्रकार से एफ सी ए और एफ ए सी ये दोनों बराबर होने वाले हैं, ठीक है।
तो देखो यहां से मैं क्लियर कर देता हूं कि ये वाला जो बल है ये इस बल को निरस्त कर देता है। ठीक उसी प्रकार से ये वाला बल है वो इस बल को निरस्त कर देता है। ठीक उसी प्रकार से ये बल इस बल को निरस्त कर देता है। तो इन प्रत्येक आवेश पर कार्यरत बलों का योग है, कुल योग है, वो तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। टोटल जो बल है वो कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चित्रानुसार एक आवेश है Q, दो बिंदु आवेशों प्लस Q एवं माइनस Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित है, तो आवेशों कैपिटल Q और स्मॉल q का अनुपात क्या होगा। देखिए वैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ होना चाहिए कि निकाय संतुलन की स्थिति में है। निकाय कौन सी स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। और संतुलन की स्थिति में इस आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है वो 0 होगा। Q पर कुल बल 0 होगा, ये संतुलन की स्थिति में ही होगा। तो Q और कैपिटल Q के बीच में लगने वाला Q और Q के बीच में लगने वाले बलों का सदिश योग 0 होगा। और ये केवल देखो कैसे संभव है, Q स्मॉल q के बट्टे में अक्स स्क्वायर, फिर इसका परिमाण और इन दोनों के बीच में लगने वाले बलों का परिमाण बराबर होगा। तो K स्मॉल q इंटू स्मॉल q बट्टे में 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से K से K कैंसिल, Q से एक Q भी कैंसिल। हमें कैपिटल Q और स्मॉल q का अनुपात पूछा है जो कि x स्क्वायर बट्टे में 2x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है 1/4। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो Q आवेश होगा कैपिटल Q वो ऋणात्मक होगा, तो यहाँ से ये माइनस में 1/4 आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 4 बिंदु आवेश 10 सेमी भुजा के वर्ग ABCD के कोनों पर चित्रानुसार स्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर कोई आवेश है तो देखिए इसके बीच में बल काम करेगा, इनके बीच में बल काम करेगा। देखिए क्लियर करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई आवेश है 1 माइक्रोकूलाम, तो इनके बीच में यहाँ पर इसके ऊपर आकर्षण बल काम करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और O और B के बीच में एक फिर आकर्षण बल काम करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार से ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। दोनों बलों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत, कुल बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि समान परिमाण Q के 3 आवेशों को L भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखा गया है, तो त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश कैपिटल Q पर लगने वाला बल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो त्रिभुज है वो एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान है, A B C इनको मैं नाम दे देता हूँ। और यहाँ से ये हमारे पास में इनका केंद्रक है, ये केंद्रक है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर कोई आवेश कैपिटल Q हमने रख दिया, तो स्मॉल q है, ये भी स्मॉल q है, ये भी स्मॉल q है। तो कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में इधर एक बल काम करेगा, फिर इधर एक बल काम करेगा और एक बल इधर काम करेगा। तो ये तीनों बलों का परिमाण समान होगा और ये 120 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से मौजूद होंगे, 120 डिग्री के एंगल पर मौजूद होंगे। जब इनका परिणामी हम ज्ञात करेंगे, इसको घटकों में तोड़ देंगे तो इनके ये घटक तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कुल जो बल है वो 0 ही होने वाला है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों ये जो अभी तक मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।